वेलकम। आज हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। ये जो नोट्स हैं वो मैंने इस हिंदी लैंग्वेज में बनाए हैं जो कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सारे के सारे यूनिट 1 के नोट्स हैं और यूनिट 1 को मैंने इतनी ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया है कि आप एक बार में ही इसको कवर कर लोगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी क्वायरी नहीं रहेगी। मैंने यहाँ पे आपको एक वीडियो में 4-5 टॉपिक बताए थे जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। वही क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिखे हैं और उन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया है। ठीक है, इस तरह के कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस वही क्वेश्चन है और लास्ट में आपको मैं जो इस यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो भी कवर कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए। ठीक है, ये नोट्स भी बिल्कुल फ्री, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कानों में अपने एयरफोन लगा लें और आराम से बैठ के केवल सुने। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कॉपी पेन लेना है, वहाँ पे इस PDF को खोल के आराम से खुद से इस एक बार पढ़ के लिख के देखना है जो कि मेन पॉइंट है। ठीक है, बस मेन पॉइंट लिख के देखना है, पूरी एज इट इज इसको नहीं उतारना और आपके टॉपिक अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल इनफ है, आप इसको जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। जब आप पाइथन पढ़ रहे हो तो इतना आपको पता होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको बताई है। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इंट्रोडक्शन में, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि हर क्वेश्चन में लिखा ही जाता है, वो बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग, व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग? पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या? देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्टेड सर्वर साइड। अभी एक भारी भारी वर्ड देके डरना नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या बताया इसने, एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसको भी मैं बताऊंगा अभी अच्छे से। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इंटरप्टेड है और सर्वर साइड। ठीक है, अभी आपको भारी लग रहे होंगे लेकिन जब मैं फीचर में इसको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेबसाइट बिल्ड करने के लिए होता है, ऐप बिल्ड करने के लिए होता है और मशीन लर्निंग में इसका यूज़ होता है, डेटा एनालिटिक्स में इसका यूज़ होता है, वेब स्क्रिप्ट में इसका यूज़ होता है और पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, जनरल पर्पस लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दूसरी लैंग्वेज के विपरीत। ठीक है, पाइथन में कोड करना आसान है। अब यहाँ पे मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आप अपने खुद के ही माइंड से आंसर बना के लिख पाओगे। ठीक है, पाइथन पूछ ले तो आपको क्या लिखना है। पाइथन एक क्या है, मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको ये भी ध्यान नहीं आ रहे, ठीक है, मैंने आपको लिखे हैं, अगर आप इनमें से एक दो वर्ड लिख पाओ तो एग्जाम में इन वर्ड के ऊपर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मुझे पता है कौन से वर्ड आपको एग्जामिनर ढूंढता है, उन पे नंबर देता है। ठीक है, तो इस नोट्स को बिल्कुल हल्के में मत लेना, बहुत अच्छी PDF, बहुत सोच समझ कर बनाई है। ठीक है, मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इतना भी आप लिख दोगे तो इनफ है। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं हम? वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, ऐप बिल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में है, यहाँ पे थोड़े बहुत प्रयास के साथ पाइथन सिंटैक्स सीखे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़े से प्रयास के साथ, क्योंकि इसके सिंटैक्स काफ़ी इजी होते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग होने के बावजूद पाइथन कोड आसान इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, बहुत आसान इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा पाइथन प्रोग्राम कैसा होता है, आपको देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें समझना, अंडरस्टैंड करना और सीखना, लर्न करना काफ़ी आसान होता है, इतना समझ लेना। और एक लाइन आप इसमें और इसकी डेफिनेशन में ऐड करके लिख सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम को हमेशा .py एक्सटेंशन, ये दिख रहा है .py एक्सटेंशन, ठीक है, के साथ सेव करते हैं। ठीक है, जब भी हम फाइल का नाम देंगे, जैसे यहाँ पे s डॉट, हम ऐसे py लगा के लिखेंगे, s.py, जैसे s हमारी फाइल का नाम है। ठीक है, और ये .py हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो समझ गए होगे आप। ठीक है, इस फाइल को हम अपने सिस्टम में कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, C ड्राइव में, D ड्राइव में, जो भी आपकी ड्राइव है, जो भी आपका फोल्डर है, उसमें हम सेव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, जो भी मैंने अभी यहाँ पे आपको फीचर लिख दिए थे शुरू की लाइन में, ये फीचर को आप एक एक करके समझेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अगर आपको बड़ी लग रही है तो आप 2x पे देख सकते हैं, लेकिन सुन लेना, आपको ये सुनी हुई बातें ज़्यादा ध्यान रहेंगी रटने की अपेक्षा। अगर आप कहीं और से वीडियो से पढ़ते हो वहाँ पे रटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल वर्ड में आपको समझ में आती चली जाएगी बात। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है पाइथन हर एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हो गया विंडो हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये सब क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, पर रन हो सकती है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ओके, उसके बाद सेम कोड को आप बिना किसी प्रॉब्लम के हर जगह रन कर सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास और ऑब्जेक्ट पर बेस्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग क्या है, पैराड्रम है या अप्रोच हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड एंटिटी या फिर ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड या वे है। रियल वर्ल्ड
ऑब्जेक्ट या एंटिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसको एक प्रेजेंट करने का क्या है, मेथड और वे है। जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, PHP की तरह ही पाइथन में भी ऑब्जेक्ट क्लास बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा होगा तो हम क्लास कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम क्लास लेते हैं, क्लास, ठीक है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ क्लास, और यहाँ पे जो भी आपका ये यहाँ पे हम क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अभी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया अभी फिलहाल वो देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो बताकर चलूँगा मैं। उसके बाद इंटरप्रेट में क्या आता है, इंटरप्रेट मीन्स आपको सी जावा की तरह कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, कंपाइल्ड और इंटरप्रेट, ठीक है। सर्वर साइड में क्या है, सर्वर साइड का मतलब इसे रन करने के लिए सर्वर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट HTML की तरह यह लोकल क्लाइंट साइड लैंग्वेज नहीं है, ओके। उसके बाद आता है यहाँ पे मल्टीपर्पस, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंट है ये बेसिक पॉइंट है, ये आपको पाइथन के फीचर में पता होने चाहिए, ठीक है। अभी ये सुन लेना, जो मैं कहूँगा ना याद करना है उसको याद करना, अभी ये सुन लेना, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छी तरह से जो मेन क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस क्या है, पाइथन सिर्फ एक फील्ड में यूज़ होने के लिए नहीं बनाई गई है, इसका मल्टीपल फील्ड में यूज़ हम करते हैं। जैसे कि वेबसाइट बिल्डिंग में भी यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे हम तो HTML यूज़ करते हैं वेबसाइट बिल्डिंग में, इसका भी कर सकते हो यूज़, वेब डेवलपमेंट में भी इसका कर सकते हो, मशीन लर्निंग में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन का, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें को जब करती है तो इसको इसलिए मल्टीपर्पस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे पाइथन की हिस्ट्री क्या है भाई, पाइथन की हिस्ट्री तो आपने बताई। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी सिंटैक्स है, रीडेबल है, ठीक है। रीडेबिलिटी के कारण यह आज दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है, ठीक है। जावा से भी ऊपर निकल चुकी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी का डेटा मैंने कुछ दिनों पहले चेक किया था गूगल पे, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1991 में, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था। इनका नाम बहुत अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है, ये नाम ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। डेवलप्ड बाय इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, 1991, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी शुरुआत कब हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, नीदरलैंड्स में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे 3 पॉइंट और आपको देख लेने हैं, क्या है, पाइथन का डेवलपमेंट डेट 80 के दशक में हुआ था। अब यहाँ पे 1991 में इसका वर्जन आया था, 0.90 रिलीज किया गया था। अब तो नए नए वर्जन इसके अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। हर वर्जन लिखना ज़रूरी नहीं है, केवल आप शुरू का वर्जन लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक सिंटैक्स लिखा है, ठीक है, किसका, पाइथन का, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगा। ये सिंपल सा सिंटैक्स है, जैसे कि आपने सी में प्रोग्राम रन कराया होगा हेलो वर्ल्ड का, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ता था, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद आप दुनिया भर की चीज़ें लिखते थे जब वहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते, लेकिन यहाँ पे सिंपल लाइन का कोड है, प्रिंट, और यहाँ पे आप सीधा लिख दोगे हेलो वर्ल्ड और वो वहाँ पे आउटपुट में आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं रन करके नहीं दिखा रहा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, सिंपल से एक लाइन में। इसी तरीके से आप 2 वेरिएबल लेते हो, ये दूसरा प्रोग्राम है इतना, ठीक है। अगर आप 2 वेरिएबल लेते हो x y, अभी आपको नहीं पता वेरिएबल तो डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल आप देख लें, एक हमने x लिया, एक y लिया, जिसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 20। अब जब हमने x और y को जोड़ा तो सिंपल हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे सम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी हमें बाद में सेमीकोलन नहीं देने होते, सिंपल लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा दिमाग मारी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। बहुत सिंपल सिंटैक्स है इसका, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पाइथन में कमेंट्स, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। 10 मिनट आपकी वेस्ट हुई, लेकिन ये पाइथन की बेसिक्स थी, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट क्या होते हैं, 2 तरीके के कमेंट होते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। इनका यूज़ क्यों करते हैं, प्रोग्राम में लाइन ऑफ कोड होता है, ठीक है। कमेंट प्रोग्राम में लाइन ऑफ कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता। हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे ये प्रोग्राम की एक लाइन है, लेकिन ये एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, जिसमें हम यहाँ पे ऐसे हैशटैग लिख देंगे, उसके बाद जो भी लाइन लिखोगे वो हमारी कमेंट कहलाती है। ये हमारी प्रोग्राम में जब इसको कंपाइल करेगा तो ये कंपाइल नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कमेंट्स है, इसमें हम अपनी जो भी चीज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या हटा रहे हैं, वो आप दूसरे डेवलपर्स के लिए लिख सकते हो कि यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ हुआ है या हमने यहाँ पे ये चीज़ कही है, ठीक है। तो वहाँ पे हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हो, और अपने लिए भी, अपने यूज़ के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, जिस यहाँ पे लिख दिया मैंने, जिससे कि दोबारा हम उस प्रोग्राम पर काम करें तो हर स्टेप हमें समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसका कमेंट्स का यूज़ करते हैं। 2 तरह के कमेंट्स मैंने बताया, एक तो सिंगल लाइन में हम यूज़ करते हैं इसका हैशटैग का, ठीक है, ये लिख रहा, हैश का यूज़ करते हैं, ओके, हैश का यूज़ करते हैं सिंगल लाइन में, ध्यान रखना। और मल्टी लाइन में कुछ इस तरीके से हम प्रोग्राम लिखेंगे, सिंगल लाइन कमेंट का ये प्रोग्राम है, इसका जो आउटपुट आ रहा होगा वो यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ड आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी ये यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ तक हुआ, और जिसका आउटपुट आएगा वो सिंपली हेलो वर्ड आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली जो लाइन है हैशटैग वाली, ये प्रिंट नहीं होगी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी हैशटैग लिखा हुआ है,
हैज़ लिखा हुआ है, तो इसके बाद की जो लाइन है वो कंपाइल नहीं होगी, ठीक है। सिंपली नेम यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, वो नेम हमको प्रिंट करना है, तो नेम ही प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं पाइथन क्या है, मल्टी लाइन कमेंट देख लेते हैं पाइथन के। अब मल्टी लाइन में क्या आता है, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, एक लाइन के लिए जब हम ये हैज़ लिख रहे हैं तो हम मल्टी लाइन में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक हैज़, दूसरा हैज़, तीसरा हैज़, लेकिन ये काफ़ी मतलब बोरिंग पैटर्न में चला जाता है, ठीक है। इसको बार बार लिखेंगे तो यार अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट्स का, इस तरीके के कोट्स हैं, इनका यूज़ करते हैं यहाँ पे। इसके और इसके बीच में हमको कितनी भी लाइनों में कुछ भी लिखना है वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इतना बड़ा कमेंट लिखा हुआ है, आप 10 लाइन और ऐड कर सकते हो, बस आपको इस तरीके के यहाँ पे क्वोट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इनको हम ये बोलते हैं ट्रिपल डबल क्वोट्स, ठीक है, से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ करके मल्टी लाइन कमेंट्स हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको मल्टी लाइन और सिंगल लाइन में पता चल गया होगा, यहाँ पे भी जो हमारी प्रिंट करी है मल्टी लाइन कमेंट्स वही लाइन प्रिंट होगी। ये जो यहाँ पे इसके अंदर आ चुकी है चीज़ें, ये प्रिंट नहीं होगी, ये सिंपली कमेंट के अंदर आ चुकी हैं, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं हम कमेंट वाली लाइन में हम कितना भी स्पेस छोड़ें, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी करो कमेंट वाली लाइन में। जो भी यहाँ पे हमने कमेंट दे दिया है इसके अंदर कुछ भी लिखो, वो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है। कुछ भी लिखो, कितना ही स्पेस छोड़ो, कुछ भी करो, वो कोई रिलेटेड हमारे प्रोग्राम से नहीं है। अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, एक बार ये भी देख लेना। कोड की रीडेबिलिटी अच्छी होती है, इससे हमको समझ में आता है हमने क्या लिखा, दूसरे को भी समझ में आता है हमारे कोड से, ठीक है। प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद हम अब अपनी ज़रूरत के समय के अनुसार हम उसमें चेंज करने पड़ सकते हैं, तो तब हम अच्छे से प्रॉपर पता चलेगी हमने उस टाइम पे क्या लिखा था, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, आप अच्छे से वो पीडीएफ में आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, अब यहाँ से आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे पाइथन वेरिएबल। ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ तक आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो, नोट्स अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करके आपके लिए मैंने सिंपल से सिंपल नोट्स काट के लाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब बनता है। अब हम देखेंगे पहला ही क्वेश्चन है पाइथन वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकल ग्लोबल वेरिएबल, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 से 7 मिनट की, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आपको। वो वीडियो भी आप साइड बाय साइड दूसरे ब्राउजर पे खोल के रखें, वहाँ पे टॉपिक देखते रहना, वहाँ पे सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा। अब वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किसी मेमोरी को दिया गया नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम जो बना रहा हूँ इस पर ध्यान देना। ये क्या है, एक यहाँ पे इस तरीके से हमने एक क्या बना ली, ये मेमोरी बना ली। अब इस मेमोरी का नाम दे दिया हमने ए, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेमोरी है, वो सॉरी ये बार बार भाग क्यों रहा है, मिनट, इसको मैं कर देता हूँ सही। अब यहाँ पे देना ध्यान से, अब ये मैंने एक बॉक्स बनाया यहाँ पे, अब ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। अब इसको आप कंप्यूटर की मेमोरी समझ लेना कि ये क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी है। यहाँ पे भी स्पेस बचा है, हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस वाले स्पेस को हम नाम दे रहे हैं ए, इस वाले स्पेस को हम नाम दे रहे हैं बी, इस वाले स्पेस को नाम दे रहे हैं हम सी, ठीक है। ये मेमोरी है, ठीक है, एम मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्या है हमारी मेमोरी कंप्यूटर की। हमने इस वाले खाली जगह को नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में रखते हो कि सी ड्राइव ये है भाई, बी ड्राइव ये है, ए ड्राइव ये है, या फिर डी ड्राइव ये है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी मेमोरी को। तो हमने यहाँ पे ए नाम दिया, अब ए नाम पे हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या वैल्यू रख दी 3। तो ए जो हमारा है ये, ठीक है, ये हमारी ये जो 3 वैल्यू है ये ए में जाके स्टोर होगी, ठीक है। ए हमारा किस तरीके से काम करेगा, कंटेनर की तरह काम करेगा, ठीक है, जो कि हमारी जो भी चीज़ें हैं उसको स्टोर करेगा। जैसे कि आप दाल रखते हो अपनी किचन में, ठीक है, उसको कहाँ पे स्टोर करते हो, कंटेनर में या किसी डिब्बे में, बॉक्स में, तो वो कंटेनर हमारा वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हो मेमोरी का जो दिया गया नाम है वही हमारा वेरिएबल होता है। जैसे हमारी मेमोरी में हमको देव राजपूत प्रिंट रखना है, देव राजपूत रखना है यहाँ पे, ठीक है, देव राजपूत, ठीक है, देव राजपूत यहाँ पे लिखना है। तो देव राजपूत का जो हमने यहाँ पे कंटेनर बनाया वो है नेम, ठीक है। नेम हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, ये है एक नेम। तो ये नेम क्या है, एक वेरिएबल है जो कि हमारा देव राजपूत को मेमोरी दे रहा है वहाँ पे स्टोर करने के लिए। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और अब इसको डिटेल में देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने देव राजपूत वैल्यू रखी, ठीक है। अब हमने फिर प्रिंट करा दिया नेम, तो जो भी हमारा आउटपुट में आएगा वो आएगा देव राजपूत, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल से थे। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो के बाद भी, तो सिंपली आपको एक कमेंट कर देना है, मैं आपके एग्जाम से पहले इसी को दोबारा समराइज करके बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ चाहते हैं तो भी एक कमेंट तो बनता ही है, कमेंट करके बताओगे जब भी तो पता चलेगा।
उसके बाद हम देखेंगे और थोड़े से वेरिएबल के बारे में जान लेते हैं। मेमोरी को जो नाम दिया है वही हमारा क्या है, वेरिएबल है जो किसी वैल्यू को होल्ड करती है या स्टोर करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कोई वैल्यू है, यहाँ पे हम ये ले सकते हैं वेरिएबल का नेम और उसमें 4 वैल्यू दे सकते हैं। ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू, और उसका कंटेनर भी हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम कंटेनर का नाम कुछ भी नहीं ले सकते, उसके भी कुछ रूल हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मतलब जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम मेमोरी में वैल्यू को स्टोर करके उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी इतनी बात है। वैल्यू को जब हम स्टोर कर देते हैं तो एक वेरिएबल डिफाइन करके उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पृथ्वी पे भेज दिया भगवान ने, तो आपका एक नाम है, ठीक है, जिससे का आपको पुकारा जाएगा कि भाई इस वाले घर में जाओ और इसको बुला के लाओ। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक वैल्यू को उसका नाम दे देते हैं कि जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो उसके नाम से हम उसको बुला पाएँ। बस इतना समझ लेना। ठीक है, पाइथन में वेरिएबल को बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ डिफाइन किया जा सकता है, मतलब डिफाइन किए जाने वाले वेरिएबल के आगे पीछे कुछ नहीं लगे जाता। ठीक है, सिंपल वेरिएबल को नीड के अकॉर्डिंग वैल्यू साइन कर दी जाती है। ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वैल्यू साइन कर दी जाती है, सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं आगे। अभी यहाँ पे कुछ देखने वाली बात नहीं है, सॉरी मैंने यहाँ पे दोबारा ही लिख दिया। ठीक है, इसको इग्नोर कर देना। अब यहाँ पे ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, इसका एग्जाम्पल देख लो। अब हमने नाम लिखा देव राजपूत, नाम प्रिंट करा दिया, हमारा देव प्रिंट हो गया। अब आप क्या बोलोगे, भैया हम वेरिएबल का नेम केवल नेम ही दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो। ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, एक्स दे सकते हो, वाई दे सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या है, एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने वैल्यू साइन किया है 10। तो जो मेमोरी होगी उसमें एक्स बराबर जो भी एक्स वेरिएबल है हमारा वो स्टोर करेगा हमारी 10। ठीक है, वैल्यू 10 स्टोर करेगा। उसके बाद वाई स्टोर करेगा वैल्यू 20। और जब हम इसका सम करेंगे तो एक सम नाम का हमने एक और वेरिएबल बनाया। अब ये सम बोलोगे आप, ये क्या है? ये भी एक वेरिएबल है जो कि इन दोनों की, ठीक है, टोटल वैल्यू को क्या कर रहा है, अपने अंदर रख रहा है। मतलब 20 की और 10 की टोटल वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारे सम के अंदर आएगी। तो सम भी हमारा एक वेरिएबल है, आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे पाइथन वेरिएबल नेमिंग। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम वेरिएबल का नाम क्या कुछ भी दे सकते हैं? ऐसा नहीं है। ये 3 पॉइंट आपको वेरिएबल का नाम रखते हुए अपने माइंड में रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं ये, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना, मैं कहूँगा इनको एक बार। ठीक है, ये आपको आने वाले टाइम पर भी काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, वेरिएबल का नाम किसी अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्कोर नेम, और नेम से स्टार्ट होता है। ठीक है, वेरिएबल के नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, कोई भी, या तो हम लिख रहे हैं सम या भी कोई नेम लिख रहे हैं तो वो हमारा वेरिएबल हो सकता है। लेकिन जब हम लिखें 2 बराबर, हम 2 में साइन करते हैं 4, तो ये हमारा वेरिएबल नेम नहीं है। ठीक है, हम 2 ऐसे 2 के बराबर कोई भी नंबर के बराबर नंबर स्टोर नहीं करा सकते, तो वो हमारा वेरिएबल नहीं होगा। तो वहाँ पे एरर आएगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई भी नंबर नहीं दे सकते। ये नंबर इसी तरह के लिखा हुआ नहीं है, ये नंबर से यहाँ पे मतलब 1 से लेके अनलिमिटेड जो भी हमारे नंबर होते हैं मैथ में, तो वहाँ पे हम उन नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। अब वेरिएबल में अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम 0 से 9 तक यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैंने बताया आपको, हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अंडरस्कोर का यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, हाँ, अगर हम लिखें कि ऐड, ठीक है, 1, तो वो सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड 1 एक वेरिएबल का नाम हो गया, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही बिल्कुल यहाँ पे नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। ये यहीं पे लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में हम नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। हम ऐसे लिख सकते हैं कि A1 = 4, वो हमारा सही होगा कि वेरिएबल का नेम A1 है, उसमें वैल्यू स्टोर है 4, वो सही होगा। लेकिन हम ऐसे लिख दें 1A = 4, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बस इतना अंतर है। उसके बाद जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, मीन्स एज। ठीक है, अब आपको दिख रही होगी 2 बातें। एज यहाँ पे शुरू का लेटर स्मॉल है और दूसरा लेटर कैपिटल है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या सेम वेरिएबल होंगे? भाई ये भी एज ही है, ये भी एज ही है, लेकिन यहाँ पे ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर आपने एज ए में 2 वैल्यू दी है और कैपिटल लेटर वाले में 4 दिया है, तो ये दोनों अलग अलग ही वेरिएबल कंसिडर होंगे। ठीक है, वो डिफरेंट होंगे, एक नहीं होंगे। ओके, उसके बाद इसमें कीवर्ड देख लेते हैं। पाइथन में कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। पाइथन में प्री डिफाइंड कुछ कीवर्ड होते हैं जिनका कुछ मतलब होता है। इनका कुछ मतलब होता है जैसे कि इन कीवर्ड्स या वर्ड्स के नाम के वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल, मॉड्यूल, ठीक है, क्लास नेम, फंक्शन, etc हम नहीं बना सकते। ये प्री डिफाइन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इनकी सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख दी है। इनको आप ना वेरिएबल ले सकते हो, ना फंक्शन ले सकते हो, ना क्लास का नाम ले सकते हो। ठीक है, ये प्री डिफाइन पहले से ही है, इनका नाम नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाए गए वेरिएबल और एक्चुअल
कीवर्ड्स में कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक है, इसलिए हम इन्हें डिफाइन नहीं करते। अगर हम ऐसा करते हैं तो एरर आएगी। ये भी लाइन मैंने लिख दी सिंपल, ठीक है। ये नोट्स इतने सिंपल है, आपको एक बार पढ़ के अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे पाइथन कीवर्ड लिस्ट, पाइथन में कीवर्ड मॉड्यूल का यूज करके सभी प्री डिफाइंड पाइथन कीवर्ड्स के बारे में आप जान सकते हो। अब यहाँ पे इस लाइन पे गौर करना, पाइथन मॉड्यूल का यूज़ करके, ठीक है। आप अपने कंपाइलर पर जाओगे, आप यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्राम लिखोगे तो वहाँ पे आपके जितने भी प्री डिफाइंड कीवर्ड होंगे इस तरीके से आपके सामने निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरीके से हमने पाइथन कीवर्ड्स की लिसनिंग करा सकते हैं। इन कीवर्ड्स के बारे में और जानेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना ध्यान से, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। एक मिनट, अब देखिए, अब यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं। पहले यहाँ पे कीवर्ड्स हैं और उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स क्या है, ये दोनों बुलियन वैल्यू हैं, भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये पहले से ही है। नॉन हो गया, ऐड हो गया, और हो गया, ब्रेक हो गया, क्लास हो गया, कंटिन्यू हो गया, डिफ हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, ट्राई हो गया, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सब प्री डिफाइंड है, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे, ओके। अब आता है हमारा एक और चीज़, यहाँ पे पाइथन वेरिएबल और इसका स्कोप, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा पहला क्वेश्चन तो भैया बहुत लेंथी पढ़ा दिया आपने, बिल्कुल भी नहीं, 2 पेपर का है, मैं आपको बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से ही तो स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सिंपल, जब आप पीडीएफ में इसको पढ़ोगे ना तो काफ़ी इजी लगने वाला है। ये आपको छोड़ देना, याद नहीं करना अगर नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा, आपको एग्जाम में लिखना है इसकी डेफिनेशन, जो कि मैंने बता दी आपको, बहुत अच्छे से लिख के आनी है। उसके बाद एक आपको यहाँ पे इस तरीके का इससे एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एग्जाम्पल कितने भी लिख दो, प्रोग्राम ये वाला भी वो मानेगा, ये वाला ही मानेगा। आप छोटे छोटे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, क्योंकि ये छोटे छोटे लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर कहेगा कि भाई हर क्वेश्चन में इसके तो प्रोग्राम है, तो लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ज़्यादातर ध्यान नहीं आ रहा है, बस वैल्यू चेंज करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम लिख के आना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कीवर्ड मैंने आपको बता दिए, कीवर्ड वो पूछ ले 2 मार्क्स में, तो ये भी कवर हो गया। ये सारे वो कीवर्ड हैं, आप पढ़ लेना इधर से, ठीक है। कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 2-4 पढ़ लेना, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं कि 2-4 आप लिख भी पाओ। अब यहाँ पे हम स्कोप देख लेते हैं, ठीक है, इस पर थोड़ा सा फोकस कर ले। पाइथन वेरिएबल स्कोप, अब यहाँ पे 2 तरीके के यहाँ पे वेरिएबल बताएंगे आगे, ग्लोबल और लोकल, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी सी बात है, इसको इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, पूरा ही हो गया समझ लो क्वेश्चन। जो चीज़ मेन थी वो मैंने ऊपर बता दी। अब यहाँ पे क्या है, स्कोप वेरिएबल, पाइथन वेरिएबल स्कोप क्या है। वेरिएबल स्कोप किसी भी वेरिएबल के एक्सेसिबल एरिया या पोर्शन होता है जहाँ पर किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद उसे एक्सेस दिया जाता है, ठीक है, वो हमारा ये कहलाता है। अब इसको भी थोड़ा सा 1 मिनट के इग्नोर करो, वो सिंपल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है ये, पाइथन ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं। अब सिंपल सी एक लाइन में ही इसका अंतर है। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कहीं से भी एक्सेसिबल होते हैं, मीन्स डिफाइन करने के बाद पूरी स्क्रिप्ट फाइल में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब एक लाइन और बताऊंगा मैं, दोनों एक साथ समझ में आएंगे जब एक साथ दोनों के मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। अब ये क्या है, ये वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है। ध्यान से रखना, यहाँ पे फंक्शन क्या है आपको ये पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वेरिएबल तो ये है ए, जिसकी वैल्यू है 390, उसके बाद दूसरा वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू है 90, ठीक है। दोनों चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे एक फंक्शन लिया, ठीक है, इन्होंने, जिसका नाम है गेट एडिशन। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है, इसका कोई भी मतलब नहीं है हमारे किससे, ठीक है, वेरिएबल से, ये हमारे वेरिएबल के बाहर लिखे हुए हैं। तो वही यहाँ पे मीन है कि ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिन्हें कहीं से भी एक्सेसिबल या डिफाइन करने के बाद पूरी स्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा देंगे a+b, तो वो एक्सेस कर लेगा ऑलरेडी प्रिंटफ कंपाइलर इनको। बट अगर हम यहाँ पे लोकल में जाएं तो लोकल में क्या है, हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करते हैं वेरिएबल को। ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, गेट, ठीक है, तो इसके अंदर ही हमने वैल्यू को डिफाइन किया हुआ है। अगर हम इस फंक्शन के बाहर वैल्यू को डिफाइन कर दे तो यहाँ पे ये वो इग्नोर कर देगा, हम उन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे फंक्शन के बाहर। ये लाइन भी मैंने लिख दी है। फंक्शन के अंदर होगा लोकल वेरिएबल में तो वो एक्सेसिबल होगा, तो उनका एडिशन होगा। लेकिन अगर वो फंक्शन से बाहर होंगे, जैसे कि वो यहाँ पे इसके ऊपर लिखे हुए थे फंक्शन से बाहर थे, इस वाले फंक्शन से बाहर थे, एक फंक्शन है, ठीक है, इससे बाहर थे तो ये एक्सेसिबल हो रहे थे, लेकिन ये नहीं होंगे, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 480, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है तो ऐड हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू 480 आ रही है क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों लोकल और ग्लोबल वेरिएबल थे। अब आपको इनका डिफरेंस पूछेगा वो एग्जामिनर में, जो मुझे इस बार लग रहा है। डिफरेंस में आपको कुछ इस तरीके से प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको करना क्या है, एक वेरिएबल तो ले लेना है, एक
फंक्शन से बाहर, एक लेना है वेरिएबल ए फंक्शन के अंदर। अब आपको इसका आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, ए को प्रिंट करा दिया फंक्शन के अंदर वाले को, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे ए थी, इसी ए वेरिएबल में 90 वैल्यू दी। ध्यान से सुनना, पहले ए की वैल्यू 40 थी, फिर 90 कर दी। उसके बाद हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। आप बोलोगे दो आउटपुट आ रहे हैं, वेरिएबल हमारा एक ही है, ऐसा कैसे होगा, ठीक है। अब इसको थोड़े से ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर आपने सेम नेम के वेरिएबल फंक्शन के अंदर और बाहर डिफाइन किया है तो वेरिएबल एज लोकल वेरिएबल ही ट्रीट करेगा, और फंक्शन में वेरिएबल को यूज करने से पहले डिफाइन करना होगा, ठीक है। सिंपल सी एक लाइन है, इससे समझ आ गया होगा, ठीक है, कि सेम नेम के वेरिएबल फंक्शन के अंदर, सेम नेम का फंक्शन है, ठीक है, ओके, ये फंक्शन के अंदर है, दिख रहा है, फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू जो भी हमारे पास है, ये वाली, ये जो ए प्रिंट बाद वाला हो रहा है, ये वाला, ये कैसे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कॉल कर रहा है, बट यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन समझ जाना आप, ठीक है। ये जो प्रिंट हो रहा है, ये वाला ए, ये कर रहा है कॉल सीधी किसको, ए को, जो कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। फंक्शन के अंदर वाला है 90, ग्लोबल वाला है 40, बस इतना समझ लो, ठीक है। दोनों बात आपको समझ आ गई। ये ग्लोबल है और ये कौन सा है फंक्शन के अंदर, बोलो लोकल, ठीक है। इतनी बात समझ में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार लिख के देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करना। अब हम मेन टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं, सब्सक्राइब कर लेना यार। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, पाइथन ऑपरेटर, पाइथन डेटा टाइप क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे कुछ जो हमारे पास डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, ये मैंने काफ़ी सारे सब नहीं लिखे, जो मेन थे वो लिख दिए हैं। उसके बाद आपको ऑपरेटर बताए हैं जो मेन ऑपरेटर हैं, ठीक है। इनको हम ऑपरेटर को पढ़ेंगे, फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे पास जाएंगे। चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी छोटा सा ही है, ठीक है, ये लेकिन मेन है। उसके बाद हम पाँचवें पर जाएंगे, जहाँ पर है मेन चीज़, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि काफ़ी छोटे छोटे हैं, अच्छे समझ में आएंगे। तो बने रहें वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, पहले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, सॉरी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये है पाइथन ऑपरेटर, पाइथन डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ऑपरेटर काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप का सिंपल मतलब है किसी वेरिएबल का टाइप, जिससे हमें पता चल सके कि कोई वेरिएबल किस टाइप का है। बहुत अच्छे से सुनना, ए हमने वैल्यू ले ली ए, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, बहुत ध्यान से सुनना। एक मिनट में इसको वैसे कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने ए लिया, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, बहुत अच्छे से सुनना। इसमें हम वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हमने इसमें वैल्यू दी क्या, 2। अब 2 किस तरीके की वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए। 2 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। जब इंटीजर वैल्यू होती है तो हम यहाँ पे इसके शुरू में इंट लगाते हैं, इंट या इंटीजर, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इंटीजर यहाँ पे वेरिएबल का हमने वार लिया है, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएबल में ऐसे लिख देते हैं, वेरिएबल को ही शॉर्ट में वार, ठीक है। तो वेरिएबल का नेम है ये, ठीक है, और इसका नाम दिया हमने। ये इंटीजर प्रकार का डेटा टाइप है, खुद से लिख सकते हो, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। जो भी नंबर है 0 से लेके यहाँ पे डैश 9 तक, और इन 9 से जितने भी, इनसे जो भी बन रहा है इन्फिनेटिव 10, 11, 50, 100, कुछ भी जो नंबर बन रहा है वो सारा हमारा इंटीजर में आएगा। बट अब फ्लोट क्या होता है भाई, फ्लोट में वो होता है जब हम पॉइंट लगा के कुछ भी लिख देते हैं, वो चीज़ हमारी फ्लोट हो जाती है। अब हमने जैसे लिखा है 20.5, तो ये हमारी फ्लोट होगी। इसको हमको फ्लोट वैल्यू देना पड़ेगा। यहाँ पे इसके आगे हमको, अगर हमको 2.0 भी करना है, सॉरी पॉइंट नहीं लगा, 0 भी करना है ना 2.0, तो भी हमको फ्लोट वैल्यू देनी पड़ेगी। 2.1 है तो भी फ्लोट देनी पड़ेगी। 0 में तो एक बार वो चल जाएगा, लेकिन फिर भी 2.1 में हमको फ्लोट वैल्यू देनी पड़ेगी। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स प्रकार का है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये हमारे इतना यूज़ नहीं होता, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉम्प्लेक्स प्रकार का है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग, इसको देख लेना आप अच्छे से। स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में जो भी चीज़ हम लिखते हैं, इन दोनों के अंदर जो हमने कोमास लगा रखे हैं, इनके जो अंदर वैल्यू लिखते हैं, ये हमारी कुछ भी से एज इट इज प्रिंट हो जाती हैं, ठीक है। जो भी है यहाँ पे डबल कोमास के अंदर हमने लिख सकते हैं, इसके अंदर अगर आप 3+3 लिख दोगे ना, तो एज इट इज 3+3 ही आउटपुट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू की तरह यहाँ पे डिफाइन होगी। तो ये चीज़ हमारी स्ट्रिंग होती है, जिसमें हम डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे चीज़ों को लिख देते हैं, वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू कहलाती है। अगर इसमें 2+2 लिखोगे तो एज इट इज 2+2 होगा, 4 नहीं देगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग था, जो कि एज इट इज वैल्यू को प्रिंट करता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, उसको मैं पूरी तरह ही हटा देता हूँ।
एक मिनट। अब यहाँ पे आपको बूलियन वैल्यू के साथ मैं बताना चाहूँगा। बूलियन वैल्यू में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ट्रू होता है, एक फॉल्स। ठीक है, अगर चीज़ें ट्रू होगी तो ट्रू प्रिंट होगा, ठीक है, या फिर फॉल्स। तो ये हमारा बूलियन प्रकार है। लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे लिस्ट कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, यहाँ पे हम इस वाले ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, टपल में हम यूज़ करते हैं इस वाले ब्रैकेट को। ये दोनों चीज़ें आपको याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्शनरी में हम क्या करते हैं यूज़, डिक्शनरी में हम जैसे कि किसी का नेम ले लिया, उसकी एज ले ली, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म फैक्टर होते हैं हमारे पास, तो हम वो डिक्शनरी में सेव करके चलते हैं। उसके बाद सेट का भी हम यूज़ करते हैं, जो कि आपको प्रोग्राम से काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। लेकिन ये जो डेटा टाइप्स थे, आपको इसमें प्रोग्राम लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे इस तरीके से आपको याद कर लेना कि टपल किसको बोलते हैं, टपल किस प्रकार से लिखा जाता है, उसको कौन सा ब्रैकेट यूज़ होता है, डिक्शनरी में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या उसका हम यूज़ करते हैं, कैसे वेरिएबल बनाते हैं सेट से, तो वो सारी चीज़ मैंने आपको लिख दी। ठीक है, इसको एक बार लिख के देख लेना है। केवल 7 लाइन है ये, केवल 7 लाइन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 3 6 और एक 7 लाइन ये और 2 है। ठीक है, 9 लाइन है। इनको अच्छे से लिख के देख लेना, आपके डेटा टाइप ये मेन वाले कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसका प्रोग्राम भी जानना चाहते हो, टपल का प्रोग्राम गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर टाइम है तो ये काम करना, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी कि एग्जाम में अगर पूछ ले तो आप बता पाओगे कि भाई डेटा टाइप क्या होता है। आप ऑपरेटर बिल्कुल स्किप नहीं करने। ऑपरेटर पढ़ लेते हैं भाई। ऑपरेटर है क्या? ऑपरेटर एक सिंबल होते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़नी भी ज़रूरी है। पहले हम पता तो है ऑपरेटर क्या काम करते हैं, लेकिन हमको बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए। जो प्रोसेस या ऑपरेशन रिप्रेजेंट करते करते यह कह सकते हैं कि ऑपरेटर को कोई प्रोसेस या ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि 10 में 10 जोड़ने हैं तो हम एक क्या करेंगे, ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, प्लस का साइन, ये क्या है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटर। अगर ये ऑपरेटर होगा तो ही हम 10 को 20 को जोड़ पाएंगे। ठीक है, ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम दो वैल्यू को आपस में ऐड करने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए। ठीक है, कुछ भी चीज़ करने के लिए ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये है हमारा ऑपरेटर, और ये जो एक्स वाई है इसको बोलते हैं ऑपरेंट। ठीक है, OPERENT। ठीक है, ऑपरेंट। अब ऊपर दिए गए एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि प्लस का जो साइन है ये ऑपरेटर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटर है। मैंने लाइन लिख भी दिया, अगर आपको पीडीएफ पढ़ते टाइम ना पता चले कि ऑपरेटर क्या है तो ये लाइन मैंने लिख दी कि प्लस का साइन यहाँ पे एक ऑपरेटर है। ठीक है, जो कि दो वैल्यू को ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे कई सारे टाइप के यहाँ पे ऑपरेटर हो सकते हैं, अरिथमेटिक, ठीक है, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिफाई, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये काफ़ी सारे ऑपरेटर होते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक तो एग्जाम में इस तरीके से आपको लिस्ट लिख देनी है इनकी, और इनमें से कम 4 डिफाइन कर देने हैं। अगर टाइम कम है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन में वो भी इनफ होता है। अब यहाँ पे अरिथमेटिक देख लेते हैं। अरिथमेटिक में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो प्लस, इसको आप रहने दो भी। ठीक है, आप यहाँ पे इन वाले पॉइंट पे ध्यान दो। ऑपरेटर कौन कौन से हैं, प्लस। प्लस का हम क्यों यूज़ करते थे, एडिशन करने के लिए, दो वैल्यू को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे प्लस का यूज़ करते थे। तो इस तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। एग्जाम्पल दें ज़रूर कि एक्स प्लस वाई, ये दो चीज़ें हम दो वेरिएबल को ऐड करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस हम यूज़ करते थे, सब्सट्रैक्शन यूज़ करते थे दो नंबरों को माइनस करने के लिए। ठीक है, डिवाइड का साइन कुछ इस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, दो मतलब चीज़ों को डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे 4 डिवीजन का भी एक साइन होता है, जो कि और लैंग्वेज में मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन इसमें होता है 4 डिवीजन। ठीक है, इसका भी ध्यान में रखना। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मॉड्यूलस, और यहाँ पे ये वाला जो एक साइन है, इस वाले को आपको बिल्कुल एज इट इज अच्छे से पढ़ लेना है कि x रेज्ड द पावर y। ठीक है, ठीक है, x की पावर y की जगह हम इस तरीके से लिखते हैं, 2 स्टार लगा के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है पाइथन असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो वैल्यू है, इसको ये असाइन कर रहा है किसमें, ए वेरिएबल में। तो ये ए क्या हुआ, एक असाइनमेंट ऑपरेटर। वो असाइनमेंट, ये बराबर का निशान क्या हुआ, एक ऑपरेटर हुआ जो कि ए की वैल्यू, दो हमारी जो वैल्यू है वो ए में स्टोर करा रहा है। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि असाइन कर रहा है दो को ए में। ठीक है, तो इसी तरीके से बराबर को हम बोलते हैं असाइन, इसका नाम है। और x की वैल्यू ये y में असाइन कर रहा है, और y की वैल्यू x में। ओके, प्लस y प्लस इक्वल टू का साइन मतलब एडिशन, देन असाइन। ठीक है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, देन असाइन। ठीक है, पहले यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, x प्लस वाई करेंगे, उसके बाद x प्लस वाई की वैल्यू हम y में असाइन कर देंगे। इस तरीके से कुछ। ओके, उसके बाद इसी तरीके से x माइनस वाई होगा पहले, उसके बाद ये वैल्यू हम y में असाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड देन असाइन। ठीक है, उसके बाद डिवाइड द असाइन, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देन असाइन द प्रोडक्ट।
उसके बाद डिवाइड देन असाइन रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख के आना है। अगर आपको हार्ड लग रहे हैं तो ये हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल वो चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनर देखता है। जिसकी भी नोटबुक में इस तरीके से लिखा होता है उसके मार्क्स अच्छे बढ़ जाते हैं। लिखने में कुछ नहीं है, बस कुछ थोड़ी सी इंग्लिश को अपनी इंप्रूव करके चलना है। यहाँ पे 2-4 वर्ड ऐसे हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए, वो आपको हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन इन्हीं वर्ड के अकॉर्डिंग एग्जामिनर नंबर सेट करता है। वो बंदे का लेवल जान लेता है कि किस लेवल पर है अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? डबल इक्वल का साइन, ठीक है, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आपको पता भी होगी। डबल इक्वल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि क्या हमारा जो x है वो y के बराबर है। तो इसको चेक करने के लिए क्या हमारा 2 इक्वल टू क्या 3 है? नहीं है, तो हम चेक करने के लिए करते हैं क्या इक्वल टू 2 हमारे पास सही है। ये x हमारा 2 है, यहाँ पे y 2 है, तो ये क्या सही है? तो हाँ इक्वल है। तो हम इसको चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और एक बूलियन वैल्यू होती है हमारे पास, जो हमारे पास होती है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, रिटर्न कर दी है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ठीक है, ये 3 हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लेना, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अगर हमारी जो एंड हम यूज़ करते हैं, जब रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स x एंड y आर ट्रू, अगर 2 लाइन है हमारे पास लिखी हुई x और y, अगर वो दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा इसमें। बट रिटर्न ट्रू इफ आइदर x और y इज ट्रू, x और y में से एक भी वैल्यू सही है तो भी हमारे पास हम और का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमको दिखाना होता है कि इन दोनों में से एक भी सही है तो ये प्रिंट करा दो, तो वहाँ पर हम और का यूज़ करते हैं। अब दोनों ही वैल्यूज सही होनी चाहिए तो वहाँ पे एंड का, और यहाँ पे रिटर्न ट्रू इफ आइदर एक्स नॉट ट्रू, ठीक है। वहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये वाली सही नहीं है तो ये वाली सही कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, पाइथन प्रेसिडेंस। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कितना भी आपको समझ में आए, इसको सुनने के बाद अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो ये यूनिट आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। अपने माइंड से आप बना के लिख पाओगे। आप इंग्लिश में याद करते हो, रट्टा मारते हो, मैं वैसे भी बता सकता हूँ आपको इंग्लिश में लिख के, आप वैसे चाहते हो तो वैसे बता दूंगा। लेकिन मुझे लगा कि आपको सेमेस्टर में हिंदी इंग्लिश में भी लिख के मिला के, ये शायद अथॉरिटी इस टाइम पर है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप सब चीज़ इंग्लिश में लिखो, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा रहता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, वैसे जब आपके पास ये एडवांटेज है तो आप कैसे लिख सकते हो। प्रेसिडेंस में देख लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंस लिखी है 16 चीज़ों की। ये नंबर बताता है कि पहले पे कौन सा प्रेसिडेंस है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा। इसको तो आपको एक बार लिख के देख लेना चाहिए अपनी नोटबुक पे, मैं बोलूँगा। नहीं भी लिख के देखना चाहते एक बार पढ़ लो, ठीक है। पैरेंथेसिस, यहाँ पे इसकी जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाई है, ठीक है। फिर जो भी हम घात लगा देते हैं, जैसे 2 की पावर 2, तो इसकी प्रेसिडेंस इसके बाद आती है कि x की पावर y, ठीक है। तो इस तरीके की भी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, इसकी भी प्रेसिडेंस हाई है। उसके बाद प्लस x माइनस एक्स, तो ये यूनरी प्लस, ठीक है, इनकी भी प्रेसिडेंस हाई है, ठीक है। ये वैसे सिंपल वाले प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड, और डिवाइड और मॉड्यूलो। इसके बाद इन चारों की प्रेसिडेंस आती है, प्लस माइनस की इसके बाद आती है। उसके बाद बिट वाइज शिफ्ट राइट, बिट वाइज शिफ्ट लेफ्ट, इन दोनों की प्रेसिडेंस आती है, ठीक है। बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, ठीक है, इनकी आती है। उसके बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इन सभी की प्रेसिडेंस आती है। उसके बाद आती है लॉजिकल नोट की, लॉजिकल एंड की, लॉजिकल और की। इतना हार्ड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा आपको। सिंपली पहले 16 तक ये गिनती लिख लेनी है, गिनती तो आती है ना। अब गिनती लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऑपरेटर याद करने हैं। सिंपल सी, ये भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये वाले, इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो पहले नंबर पे पैरेंथेसिस हो गए, डिस्क्रिप्शन में आप लिख देना हाईएस्ट प्रेसिडेंट, जो भी इसका होगा वो किसका होगा, पैरेंथेसिस का होगा। उसके बाद ये इस तरीके से आपको लिख लेने हैं सारे के सारे, बस ऑपरेटर आपको ये याद कर लेना है। इस वाली लाइन को बहुत अच्छे से इसको लिख के देख लेना है। ये तो आप लिख दोगे, इनके नाम ही तो लिखना है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, और कुछ थोड़ी है। बस ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, इतना भी आप लिख दोगे तो इनफ है। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप कास्टिंग। कुछ भी नहीं है टाइप कास्टिंग में, क्या है, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, उसको हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं,
जैसे हमारे पास इंट है या फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वही हमारा टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कहलाता है। टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग में भी काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। अब पहले इसको टाइप कास्टिंग को पढ़ लेते हैं। किसी भी दी गई वैल्यू या वेरिएबल को दूसरे टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग कहलाती है। जैसे कि हमारे पास एक इंट टाइप का यहाँ पे वेरिएबल है, अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू को किसी पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए पाइथन प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर का यूज़ भी कर सकता है, ठीक है। अब पाइथन इंट टाइप कास्टिंग हम देख रहे हैं, सिंपली मैंने आपको लिख के बताया। अब वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरीके का इंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंट पैरेंथेसिस बूलियन वैल्यू ट्रू, फॉल्स को 0 1 में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे ये वैल्यू दी हमने 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12.6, ये 12.6 है। तो क्या ये यहाँ पे ये आपको सिंपली यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम अलग अलग दिख रहे होंगे, सिंपल इनको अलग अलग कंसिडर करके चलो प्रोग्राम को, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। सॉरी मैंने आपको जने अभी जो बताया था वो टाइप कन्वर्जन था, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इनको अलग अलग कंसिडर करके चलो, बताओ ये क्या है, ये ट्रू आएगा या फॉल्स देगा। यहाँ पे सिंपली बताओ कि ये एक जो वैल्यू है ये इंटीजर है कि नहीं, ये इंटीजर है या फ्लोट है, इसका डेटा टाइप इंट है नहीं, यहाँ इंट है तो हम ये हमारे पास यहाँ पे जिसका आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। ये एक अलग प्रोग्राम है, इसको कंसिडर कर सकते हो, ये एक अलग प्रोग्राम है, इनको लिख एक साथ सकते हो, लेकिन मैं अभी अलग कंसिडर करा रहा हूँ क्योंकि आपकी समझ में आना चाहिए। यहाँ पे प्रिंट कराना है इंट 12.6, क्या ये एक इंटीजर वैल्यू है 12.6? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो फ्लोट वैल्यू है भाई, इसमें पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा, यहाँ पे ट्रू प्रिंट ही नहीं होगा। यहाँ पे बताओ अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 है, क्या यहाँ पे प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। अब आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं ये, ठीक है, सिंगल कॉलन बोलते हैं इसको। क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, सिंपली 1 प्रिंट होगा, क्योंकि इनके अंदर हम कुछ भी लिख दो, अगर यहाँ पे नमस्ते भी लिख दो तो वो खाली नमस्ते एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है ब्रो, ठीक है। स्ट्रिंग में हम कुछ भी लिख दें, अगर यहाँ पे 9 प्लस हम 9 लिख दें तो वो 9 + 9 ही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, ठीक है, स्ट्रिंग में डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंट ट्रू, क्या यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, इंट ट्रू का मतलब क्या है यहाँ पे 1, इंट फॉल्स का मतलब यहाँ पे आता है 0, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओके। अब ये प्रोग्राम आपकी समझ आ गया होगा टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग वो होती है जिसमें हम चेक करते हैं वैल्यू को रख के या दूसरी वैल्यू को बदल के कि हाँ ये वैल्यू इंटीजर है। अब इसको जब हम बदलते हैं, एक चीज़ और पढ़ लेना, कन्वर्जन में बता रहा हूँ आपको, कन्वर्जन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये तो है कास्टिंग, फिर CONVERSION, ठीक है, ये कन्वर्जन है। इसको कन्वर्जन में क्या करते हैं, कन्वर्जन में हम एक डेटा टाइप को, यहाँ पे डेटा टाइप है dy, इसको हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे डेटा टाइप में, ठीक है, दूसरे डेटा टाइप में। सिंपल इतना पता होना चाहिए, अगर इंट है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्या में, फ्लोट में, तो हमारा कन्वर्जन कहलाता है। अब ये दो तरीके का होता है, एक तो इम्प्लिसिट IMPLISIT इम्प्लिसिट, जो कि ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब कन्वर्ट उसको कंपाइलर खुद से कर लेता है। एक होता है एक्सप्लिसिट, जो कि यूज़र खुद से करता है, एक्सप्लिसिट। तो ये दो टाइप के यहाँ पे टाइप कन्वर्जन होते हैं। पाइथन में ज़्यादातर टाइप कास्टिंग पूछी जाती है, यू नो, तो मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मुझे लगता कोई टाइप कन्वर्जन से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने टाइप कास्टिंग पे ही ज़्यादा फोकस किया है। ये आपकी समझ आ गई होगी। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ, जो कि आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो वीडियो यहीं छोड़ दो, लेकिन ये अगर आप पढ़ के जाओगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आपके आएंगे, क्योंकि जो भी मेन प्रोग्राम थे इस यूनिट से रिलेटेड वो मैंने आपके लिखे हैं। प्रोग्राम पढ़ते हैं, प्रोग्राम से डरो मत, थ्योरी से ही आधे प्रोग्राम पूरे हो जाते हैं। राइट सिंपल पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का इनपुट लेना है। वेरिएबल हमें पता ही है क्या होते हैं, प्रिंट करना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये भी हमको पता है कि एडिशन कैसे होता है, प्लस के साइन से, सब्सट्रैक्शन होता है माइनस के, ये मल्टीप्लिकेशन होता है स्टार के साइन से, यहाँ पे डिवीजन होता है कुछ इसका साइन ये वाला होता है। तो ये हमको प्रिंट करना है, सिंपल सी बात है। सिंपल कोड देख लो एक बार, जब भी हम पाइथन में इनपुट लेते हैं तो यहाँ पे हमने इनपुट ली एक फ्लोट वैल्यू, ठीक है, हम इंटीजर भी ले सकते थे, और इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट। हमने num1 नाम का एक वेरिएबल लिया है, ये 1 अगर हम शुरू में रख देते तो एरर आ जाएगा, लेकिन हमने पहले यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी है, उसके बाद नंबर लिया है कोई भी मैथमेटिकल नंबर, ठीक है। ये वेरिएबल सही है, नाम num1 एक अलग वेरिएबल है, num2 एक अलग वेरिएबल है, दो वेरिएबल लिए, तो इनका इनपुट लिया हमने, इनकी वैल्यू यहीं पे डिफाइन नहीं की, हम इनकी वैल्यू कंपाइल होने के बाद डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एडिशन कर रहे हैं num1 num2 का, तो नंबर लिख दिया, num2 लिख दिया। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करेंगे, तो सब्सट्रैक्शन नाम का वेरिएबल लिया यहाँ पे,
num1 में से num2 को घटा दिया, मल्टीप्लिकेशन नाम का वेरिएबल लिया, num1 num2 को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवीजन नाम का वेरिएबल लिया, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इनपुट लेने के लिए इनपुट का यूज़ कर रहे हैं, बाकी की अंदर की स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज़ है, ठीक है। फ्लोट हमने इसका डेटा टाइप दिया है कि अगर आप यहाँ पे num1 की वैल्यू 2.7 देते हो और यहाँ पे भी 2.5 देते हो या यहाँ पे 2 देते हो तो वो 5 आ जाएगा वहाँ पर आपके आउटपुट में, 5.0 आ जाएगा आउटपुट में। अगर आप यहाँ पे इंटीजर लेके चलो तो वहाँ पे आप बाद में पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं दे पाओगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेके चल रहे हो डिवीज़न तो वहाँ पे आपकी पॉइंट पे वैल्यू आ सकती है, तो हम इसमें यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लेके चलेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट। प्रिंट रिजल्ट का मतलब है यहाँ पे अब हमको ये जो वेरिएबल हमने लिए हैं इनको प्रिंट भी तो करना होगा। इनका जो रिजल्ट आया, इसका जो प्लस का num1 num2 को प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो एडिशन नाम के वेरिएबल में सेव तो हो गया, लेकिन हमने एडिशन को प्रिंट नहीं कराया अभी, तो हम एडिशन को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। उसके बाद सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट आया है उसको भी प्रिंट कराएंगे, सब्सट्रैक्शन को भी प्रिंट कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन को भी प्रिंट कराएंगे और डिवीजन को भी प्रिंट कराएंगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपको आउटपुट खुद से लिखना है। आउटपुट क्या आएगा, जो भी आप आउटपुट, इस प्रोग्राम को आपको ऑनलाइन कंपाइलर लिखना है अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर में जाके सिंपली आप इसको प्रोग्राम को रन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी ज़्यादा झंझट नहीं डाल रहा, खुद से रन कर सकते हो। अगर मैं आपको बता दूं num1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो रिजल्ट के एडिशन में क्या प्रिंट होगा, 4। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अगर 2 है तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा, 2 में से 2 गए 0, मल्टीप्लिकेशन में 4 आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोग्राम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको num1 और num2 की वैल्यू असाइन करनी है कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम में। दूसरा क्या प्रोग्राम है, समझ आ गया होगा मैं मानता हूँ आपकी, पहला प्रोग्राम आपने यहाँ तक वीडियो देख ली। राइट ए प्रोग्राम टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर। एसोसिएटिविटी ऑफ, ये यहाँ पे हमने कमेंट में लिखी हुई बातें हैं, प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट है, ये कमेंट में हमने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। जो भी हैश लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसके लाइन के जो आगे है वो सब कमेंट है, वो रन नहीं होगा। रन यहाँ से स्टार्ट होगा कि रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर इतनी सारी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब जब हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट को तो ये सारी अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या परफॉर्म होंगी, यस परफॉर्म होंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नहीं लिया। ओके, तो ये हम इस तरीके से रन करेंगे इसको। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इनकी एसोसिएटिविटी या प्रेसिडेंस हमको डिफाइन करनी है। सबसे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। उसके बाद प्रिंट क्या हो रहा है, 4 की पावर 2, ठीक है। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम इसमें। उसके बाद किसकी प्रेसिडेंस है, मल्टीप्लाई की या फिर डिवाइड की, तो हम या मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंस है यहाँ पे इसकी, फिर हम ये करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंस है प्लस की, हम प्लस करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंस है माइनस की, फिर हम माइनस करेंगे। तो प्रेसिडेंस के अनुसार हम चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा प्रेसिडेंस में, समझ में आया या नहीं आया, ये अगर आप नहीं आया तो इसको स्किप कर सकते हो, आया तो ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये, आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो हम देख लेते हैं पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब ये क्या है, इसका भी आपको ये वाला जो इसका फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए। ये पता होगा तो आपको ये सवाल कर पाओगे। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे और आपका जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली फंक्शन को क्रिएट किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे रिटर्न कर दी वैल्यूज़। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, फ्लोट वैल्यू ली, इनपुट लिया सेल्सियस, जो भी आपको सेल्सियस इनपुट लिया, यहाँ पे जो भी आप आउटपुट में दोगे, जैसे 2 सेल्सियस है उसको 2 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हमने यहाँ पे इनपुट ही ले लिया सेल्सियस। यहाँ पे अभी सेल्सियस की वैल्यू डिफाइन नहीं की, ये इनपुट लेने के लिए हमने इस लाइन का यूज़ किया। उसके बाद कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट में, तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया कि एक जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था उस फंक्शन को कॉल कर दिया, जिससे कि ये जो फंक्शन है ये डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को यहाँ से रन कर देगा, डायरेक्टली सेल्सियस की वैल्यू इसमें आएगी। ये फॉर्मूला पूरा प्रेसिडेंस के हिसाब से सोल्व होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करने के बाद मिलेगी, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, ये मैं लाइन बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये लाइन बोलनी मुझे ज़रूरी है। अगर मैं आपका अभी सारा टाइम इसमें वेस्ट करा दूँ तो आपकी जो 4 मिनट कंप्लीट होने से भी बाकी है उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सॉरी, मैं लगातार बोल रहा हूँ पिछले घंटे से, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, कर देना। उसके बाद आता है 4th प्रोग्राम, ठीक है।
सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जिन पे भी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत भी आती होगी वो इस सवाल को बिल्कुल स्किप मत करना यार, बिल्कुल सिंपल है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे जैसे ए बी सी ये हमको दिए हुए हैं, तो हमने इन सभी को क्या ले लिया, इनपुट ले लिया, क्योंकि हमारे पास ना ए की वैल्यू डिफाइन है, ना बी की, ना सी की। सिंपली इनपुट तो आप ले ही सकते हो, फ्लोट लगा के इनपुट लिख के यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। वहाँ पे लिखा होगा एंटर कोफिशिएंट है, तो आप वहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी अपने अनुसार दे सकते हो, जैसे 2 या 4 कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस वाली उसको, तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टू सोल्यूशन यूजिंग द क्वाड्रेट फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने हर एक लाइन में क्या हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है कमेंट लगा के, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट पढ़ के भी आप अच्छे से समझ सकते हो, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने 2 सोल्यूशन यहाँ पे लिखे हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए, क्वाड्रेट फॉर्मूला लगाया है, ये 2 फॉर्मूले। उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया सिंपली, पहले फॉर्मूले को प्रिंट किया यहाँ पे, उसके बाद दूसरे फॉर्मूले को प्रिंट किया, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद 5 स्वैप टू वेरिएबल, 2 नंबर को स्वैप करना है। अब 2 नंबर को स्वैप करने के लिए पहले हमने 2 नंबर ले लिए ए और बी, ठीक है। इनका इनपुट ले लिया, इनपुट एंटर ए एंटर बी। यहाँ पे हमने फ्लोट नहीं लगाया इसके आगे, और जब हम फ्लोट नहीं लगाते तो वो एज इट इज़ हमारी इनपुट या इंटीजर वैल्यू कंसिडर हो जाती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं 2 वेरिएबल को, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए, इस तरीके से लिखते हैं, या डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, स्वैप कर रहे हैं मतलब। उसके बाद ए अगर हम दे रहे हैं तो ये आएगा, और बी दे रहे हैं तो इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग। और इसमें क्वेश्चन आता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। हम इसमें थर्ड वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, सी का यूज़ कर सकते हैं। ए की वैल्यू हम डालेंगे बी में, बी की वैल्यू सी में और सी की वैल्यू ए में, तो इस तरीके से भी हम स्वैप कर सकते हैं। वो वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आप यहाँ पे आपकी पाइथन की सीरीज़ क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये जो नोट्स हैं ये आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पे डाउट्स रह गए हैं वो आप कमेंट कर सकते हो। जो भी मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लगे पाइथन में, वो मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में आपकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ा दिए हैं। 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, 1 घंटे में आपको पहली यूनिट मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली पढ़ा दी। इससे ज़्यादा भी अगर आप चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो में और ज़्यादा मेहनत करके आपको सिंपल से सिंपल नोट्स लेके आऊँगा। कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। आपको चैनल पे अच्छे से हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा, नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपके फ्यूचर में आपके कोर्स रिलेटेड इस चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड होंगी फ्यूचर में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी हम HTML भी पढ़ाएंगे टोटल। अगर आपके एग्ज़ाम होने के बाद आप लैंग्वेजेस भी सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे एक बार वीडियो वो अपलोड हो चुकी होंगी आपके एग्ज़ाम के अंदर ही, तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पे बाद में चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इसी टाइप की लैंग्वेज में आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊंगा। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, ये तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के पढ़ाया, इसमें भी काफ़ी टाइम लगा लिखने में, ठीक है, लेकिन हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, वहाँ से पढ़ाऊंगा और एक एक कोड को रन करके बताऊंगा एज इट इज। अभी तो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिए, आपको ऐसे ही समझा दी, लेकिन वहाँ पे अच्छे से पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे ऐसे किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ना ही किसी कैसे नोट्स होंगे, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे पेड कोर्स से भी पढ़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की हैं, ठीक है, तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।